According to Chomsky, an innate capacity to acquire language is the result of our uniquely human biological inheritance is called. इसको हम क्या बोलते हैं? एलईडी बोलते हैं। अब एलईडी सबको पता है, लेकिन कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसकी फुल फॉर्म पता ही नहीं करते। अब यहाँ पे एलईडी सारे हैं: लैंग्वेज एडेप्टेशन डिग्री, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्सेप्टेंस डिज़ायर, लैंग्वेज एक्वायर्ड डोमेन। तो इसका सही आंसर होगा भाषा अर्जन साधन, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नेक्स्ट है हमारा, समावेशन का तात्पर्य है कि एक विशेष आवश्यकता वाले बालक को नियमित कक्षा में शिक्षित करना। द टर्म इंक्लूसिव मीन्स एजुकेटिंग अ चाइल्ड विद स्पेशल नीड इन द रेगुलर क्लासरूम फॉर। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है? ऐसी एजुकेशन जहाँ जो बच्चा आवश्यकता वाला, स्पेशल नीड वाला, उसको हम नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ाएं, लेकिन कितने टाइम के लिए? फुल टाइम के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा ये सही है। यहाँ पे फुल टाइम लिखा हुआ है। कुछ समय के लिए हम उसको नहीं पढ़ाते हैं, हम उसको फील कराते हैं कि वो सारे दिन ही उन्हीं बच्चों के साथ पढ़े और उनके साथ ही सीखे, ताकि टीचर्स भी ये फील कराए कि दोनों बच्चे बराबर हैं। कुछ ऐसी डिसेबिलिटी होती है जिनके द्वारा स्टडी में कोई दिक्कत नहीं आती है, तो हम ऐसे बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं। ड्यूरिंग सोशल एक्टिविटी इन द स्कूल, ऐसा कुछ नहीं होता कि खाली आप सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को स्कूल में बुला लो फिर वापस उनको स्कूल में भेज दो। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पूरक अधिगम नियम थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित किया गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सप्लीमेंट्री लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय थॉर्नडाइक। अब जिसको थॉर्नडाइक के प्रथम नियम पता होंगे, 3 होते हैं, तो वो इजीली इसको क्या है, एलिमिनेट कर लेगा। जैसे कि तत्परता का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। तो ये सभी को पता होता है कि थॉर्नडाइक ने प्रथम में 3 लॉ दिए थे: तत्परता का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट एंड लॉ ऑफ रेडीनेस। तो इसमें से एक अलग कौन सा है? लॉ ऑफ मल्टीपल रेस्पॉन्डिंग, बहु अनुक्रिया का नियम। तो ये तो बहुत ईजी था, आंसर नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम अयोग्यता उपयुक्त रूप में परिभाषित की जा सकती है। लर्निंग डिसेबिलिटी कैन बी अप्रोप्रिएटली डिफाइंड एज। यह बाह्य और शैक्षिक और सांस्कृतिक वंचना से होती है। यानी जो हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये हमारी कैसी होती है? एक्सटिंग होती है, बाह्य होती है। यह आंतरिक है और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से होती है। दैट्स मीन्स ये हमारी क्या होती है? आंतरिक होती है, और ड्यू टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसफंक्शंस। यह बाह्य है, लेकिन इसका रीज़न कोई और है, ड्यू टू इमोशनल डिस्टर्बेंस। ऐसा तो कुछ नहीं होता। अगर हमारी लर्निंग डिसेबिलिटी है तो हम इमोशनली डिस्टर्बेंस होके अपनी लर्निंग को डिसेबल नहीं कर सकते। यह आंतरिक है और मेंटल रिटार्डेशन है, ये भी गलत है। हमारा क्वेश्चन आंसर नंबर 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। ये आंतरिक होती है और ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दुष्क्रिया से प्रभावित होती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से बुद्धि की कौन सी श्रेणी हार्वर्ड गार्डनर द्वारा उनके बहुबुद्धि सिद्धांत में नहीं सुझाई गई है? Which one of the following category of intelligence is not suggested by Howard Gardner in his multiple intelligence theory? ये बहुत ही मेन है इंटेलिजेंसी के अंदर हार्वर्ड गार्डनर। इसमें से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन कंपलसरी आना, चाहे वो DSSB हो, CTET हो, STET हो, REET हो, UPTET हो, कोई भी आपका अगर टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो हार्वर्ड गार्डनर फिक्स है कि वो आना ही आना है। और बहुत ही ईजी इसकी थ्योरी है, मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी, लेकिन आपको इसको अच्छे से करके जाना है एग्ज़ाम्स में अगर आप जा रहे हो तो। फर्स्ट है मैथमेटिकल स्किल्स, म्यूज़िकल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, प्रैक्टिकल स्किल्स। तो जो व्यवहारिक कौशल है, ऐसी कोई बुद्धि नहीं होती है हमारी, ऐसा कोई भी कौशल उन्होंने हमें नहीं बताया था। तो इसका जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, वाइगोत्स्की के अनुसार वह कार्य जो बालक अकेले के लिए अत्यधिक कठिन है परंतु किसी प्रौढ़ और अधिक कुशल साथी की सहायता से करना संभव हो कहलाता है। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, अ रेंज ऑफ टास्क टू डिफिकल्ट फॉर द चाइल्ड टू डू अलोन बट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ अडल्ट्स एंड मोर स्किल्ड पीयर्स इज कॉल्ड गाइडेड पार्टिसिपेशन, निर्देशित सहभागिता, स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा, आसन विकास क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अंतः व्यक्ति निष्ठता, इंटर सब्जेक्टिविटी। तो
स्कैफोल्डिंग तो होगा नहीं, इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, क्योंकि उसने उस बीच की जगह को पूछा जो हमने कवर अप किया है, हम जहाँ थे और जहाँ से हम संभव करके आगे आ चुके हैं, तो जो बीच का गैप है उसको क्या बोलेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अगर हमसे ये पूछता कि जो साथी है, अधिक कुशल साथी है, उसने हमारी हेल्प की है, उसे हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या होता, बदल जाता, फिर हमारा होता मोर नॉलेजेबल पर्सन, अदर पर्सन, ठीक है, MKO। नेक्स्ट है, तो इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा 3, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, समस्या समाधान में निम्नलिखित में से कौन सा पद सम्मिलित नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट इंक्लूडेड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। आंकड़ों को एकत्रित करना, एक्यूमुलेशन ऑफ डाटा, परिकल्पनाओं का निर्माण करना, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, सत्यापन और सामान्यीकरण करना, वेरिफिकेशन एंड मेकिंग जनरलाइजेशन, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस। अब आप देख सकते हो सबसे अलग एक ही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4, रेस्पॉन्डिंग टू द स्टिमुलस, जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये हमारा पैवलोव की थ्योरी से रिलेटेड है, तो आप इसको डायरेक्ट चूज़ कर सकते हो। तो इसका आंसर नंबर हमारा क्या होगा, 4th। नेक्स्ट है, अधिगम है, लर्निंग इज, जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। एवरीथिंग वी नो इज़ लर्न, बिल्कुल गलत है। हम बहुत सारी चीज़ें बिना लर्निंग के जान लेते हैं। जो बच्चा होता है उसको तो कुछ भी नॉलेज नहीं होती है, 0 से 2 ईयर का इन्फेंसी स्टेज होती है, वहाँ भी बच्चा बहुत सारी चीज़ें जानता है, बट वो हमारी लर्निंग नहीं होती। अ रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, व्यवहार, ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। आगे देख लेते हैं एक बार, प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन और मापन योग्य है, डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल, जरूरी नहीं है हम हर लर्निंग को मेज़र कर सकें। कई बार बच्चे की स्किल्स अच्छी होती हैं या फिर उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स अच्छी होती हैं, उसका बिहेवियर अच्छा होता है, नेचर अच्छा होता है, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। विशिष्ट आयु स्तर तक सीमित है, लिमिटेड टू पर्टिकुलर एज लेवल, जो हमारी लर्निंग होती है वो किसी भी एज तक लिमिटेड नहीं होती है, वो हमारी जन्म से लेकर मरने तक कंटिन्यू चलती है। एक छोटा बच्चा भी लर्निंग कर सकता है और एक ओल्ड एज पर्सन भी लर्निंग कर सकता है, तो ये भी हमारा गलत है। सीखने की कभी भी कोई एज नहीं होती, हम कभी भी सीख सकते हैं। हम 12th के बाद कई सारे कोर्सेज सीखते हैं जो हमने 12th तक नहीं किए होते। कई बार हम कंपनियों में जाकर ट्रेनिंग लेते हैं, टीचर्स को हर साल कुछ ना कुछ ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसका मतलब हम हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, अ रिलेटिवली परमानेंट इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर, नॉलेज एंड स्किल, जब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, किसकी वजह से, व्यवहार, ज्ञान और कौशल की वजह से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम, एक मिनट, अधिगम के सामाजिक निर्मितवादी उपागम की विशेषता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ लर्निंग इज, अधिगम के लिए बालक के संज्ञान पर बल देना, अधिगम के लिए सूचना प्रकम पर बल देना, अधिगम के लिए दूसरों से सहयोग पर बल देना, अधिगम के लिए अनुभवों पर बल देना। एम्फेसाइज ऑन चाइल्ड कॉग्निटिव फॉर लर्निंग, emphasizes on processing of information for learning, emphasis on collaboration with others for learning, emphasis on experience for learning। तो इसमें हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा, क्योंकि अगर हम लर्निंग करा रहे हैं तो बच्चे की कॉग्निशन पे ध्यान देंगे, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग को सही करेंगे, बच्चे के अंदर अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है, कितनी नहीं हुई है, उसमें हम इम्प्रूव करेंगे और उसको लर्निंग कराएंगे। इन्फॉर्मेशन में क्या डालोगे, बुक्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर जगह इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ही कम है या वो नहीं समझ पा रहा है तो उन सब का कोई फ़ायदा ही नहीं है। दूसरों से सहयोग पर बल देना, दूसरा हमें कब तक सिखाएगा, अगर हमारा ही इंटरेस्ट नहीं है या फिर हमारा ही माइंड उतना डेवलप नहीं है तो उसका जो सारा उसने सिखाया है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। अनुभवों पर बल देना, अनुभव कहाँ से आएंगे, जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग, जब तक हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट्स ही नहीं बनेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, आंसर ऑप्शन नंबर 1 है, वो हमारा ठीक होगा। एम्फेसाइसिस ऑन चाइल्ड्स कॉग्निशन फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए संज्ञान पर बल देना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, कोलबर्ग के अनुसार एक बालक के नैतिक विकास के कौन से स्तर पर वह नैतिक मूल्यों का आंतरिकरण प्रदर्शित नहीं करता
और बालक के नैतिक तर्क और बाह्य पुरस्कार और दंड से नियंत्रित रहते हैं। According to Colver, which level of moral development of a child shows number internalization of moral values and the moral reasoning of the child is controlled by external rewards and punishment। तो ये हमारी पहली स्टेज है, पुरस्कार और दंड की स्टेज, जिसे हम पुरस्कार और दंड के नाम से भी जानते हैं, प्री कन्वेंशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चे की जो सारी चीज़ें होती हैं वो बाह्य कंट्रोल होती हैं, मतलब उसका जो कंट्रोल होता है वो एक्सटर्नल होता है, खुद का कोई कंट्रोल नहीं होता, उसकी खुद की कोई समझ नहीं होती। अगर उसको किसी काम को करने से पुरस्कार मिलेगा तो उस काम को अच्छा कहेगा, अगर उसको किसी काम के करने से दंड मिलेगा तो उस काम को गलत कहेगा। तो उसका जो कंट्रोल होता है बाह्य होता है, बच्चे का खुद का कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं होती, शून्य होती है यहाँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। एक बालक जो किसी एक विशेषता में उच्च और निम्न है, बाद के वर्षों में भी वह इसी तरह का रहता है, यह कथन निम्न के महत्व को बल देता है। अ चाइल्ड हु इज़ हाई एंड लो इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज एंजाइटी एंड सोशेबिलिटी विल रिमेन सो एट लेटर एजेस। दिस स्टेटमेंट्स स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, एनवायरमेंट, बोथ या फिर मैचुरेशन। तो अगर बच्चा पहले से वैसा है और बाद में भी वो सेम रहता है तो इसका मतलब है उसकी हेरिडिटी में कोई इशू है। इसका आंसर हमारा हेरिडिटी होगा, जो एनवायरनमेंट में आके भी क्या हुई है, इम्प्रूव नहीं हो पाई है, उसमें सुधार नहीं हो पाया है। जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारी हर स्कूल को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा 1, आनुवंशिकी, हेरिडिटी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चिंतन के विषय में गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट थिंकिंग? चिंतन में प्रतिमाएं और भाषा प्रयुक्त होती है। थिंकिंग यूजेस इमेजेस एंड लैंग्वेज। चिंतन एक प्रकार की सूचना प्रक्रमण है। थिंकिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये भी ठीक है। अगर हम कुछ सोच रहे हैं तो इसका मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है जो हमारे माइंड में चल रही है। चिंतन संज्ञानात्मक प्रक्रिया का समुच्चय है। थिंकिंग इज़ द सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ये भी ठीक है। अगर हमारे समझ होगी, कॉग्निटिव प्रोसेस होगी, तभी तो हम कुछ चिंतन कर पाएंगे, हमारे पास कुछ होगा सोचने के लिए माइंड में। चिंतन और भाषा असंबंधित हैं। थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड, दैट इज़ रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। अगर हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस नहीं होगी तो हम कहाँ से कुछ सोच पाएंगे या कहाँ से कुछ थिंक कर पाएंगे? हमारे पास कोई ना कोई कॉन्सेप्ट तो होना चाहिए, और वो कॉन्सेप्ट हमें किस वे में मिलेगा, या तो लिखा हुआ या फिर हम बोलेंगे। तो दोनों ही चीज़ों में हमारे पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो होगा आंसर नंबर 4, थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर अनरिलेटेड, बिकॉज थिंकिंग एंड लैंग्वेज आर रिलेटेड, ये हमारी रिलेटेड होती हैं, अनरिलेटेड नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न चिंतन की गहन प्रक्रिया की शैली को प्रोत्साहित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इंकरेजेज अ डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग? दैट मीन्स क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपको पहले क्वेश्चन भी समझना पड़ेगा। अगर आपको एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप पेपर में दोबारा भी पढ़ सकते हो, ताकि एक बार में क्वेश्चन समझ में आ जाए तो आप आंसर डायरेक्ट चुन सको। अदरवाइज़ आपको आंसर आप पढ़ते रहोगे और आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। तो इसलिए हमसे बोला है एनकरेजेस द डीप स्टाइल ऑफ थिंकिंग, मतलब ऐसे थिंकिंग जो उसको ज़्यादा सोचने पे मजबूर करे। तो मतलब क्लोज एंडेड क्वेश्चन जिसके 1 वर्ड में आंसर होते हैं। तो बच्चे को सही आंसर ही बोलना होता है, लिमिट वर्ड्स बोलने होते हैं, वो इसके अलावा फालतू कुछ नहीं बोल सकता। तो हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1, आधा का प्रतिलोम क्या होता है? व्हाट इज़ द इनवर्स ऑफ 1/2? इसका आंसर एक ही होगा, चाहे कोई भी बच्चा दे क्लास में से, लड़का दे, लड़की दे, आगे वाले दे या बैक बेंचर्स में कोई भी दे। न्यूनतम अभाज्य संख्या क्या है? व्हाट इज़ द लोएस्ट प्राइम नंबर? ये भी कोई एक ही डिजिट होगा और सारे बच्चों को एक ही आंसर बोलना पड़ेगा, मतलब इसमें भी उनकी क्या है, डीप सोचना पड़ेगा। आधी मात्रा में चाय बनाने के लिए कितना दूध प्रयोग करेंगे? हाउ मच मिल्क वुड यू यूज़ टू मेक हाफ ऑफ द टी? इसमें भी लिमिटेड ही आंसर आएगा। अब हम अपना 4th देख लेते हैं। योग यानी जोड़, व्यवकलन यानी कि घटाव का विलोम होता है, कहने का तात्पर्य है। ध्यान से पढ़ना। What does it mean to say that addition is the opposite to subtraction? That means ये क्या कर रहा है, डिस्क्रीज कर रहा है किसको, 1 वर्ड आंसर्स को। तो इसलिए हमारा इसका आंसर नंबर 4 होगा, ऑप्शन नंबर 4, बिकॉज ये हमारा क्वेश्चन कैसा है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है। इसका आंसर भी हमारा ओपन एंडेड होगा। हर बच्चा अपना अलग अलग व्यू क्रिएट कर सकता है। ये एक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हर बच्चा अपना अपना आंसर देगा।
इसमें किसी का भी वन वर्ड आंसर नहीं आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवहारिक विशेषता व्यक्ति के अभिप्रेरित व्यवहार से संबंधित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर characteristics is not related to the motivated behavior of the individual? उर्जित, एनर्जाइज तो मोटिवेटेड होता है, हम किसी को एनर्जाइज कर रहे हैं। निर्दिष्ट या फिर निर्देशित यानी डायरेक्टेड, ये भी गोल ओरिएंटेड होता है, हमारा कुछ डायरेक्शन होना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए, ये तो ये भी एक अभिप्रेरित है। पृथक, सेपरेटेड हमारा अभिप्रेरित नहीं हो सकता। अगर हम अभिप्रेरित हैं तो हम काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, सेपरेटेड होना नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट है हमारा सतत, लगातार, सस्टेन्ड, ये भी सही है। अगर हम अभिप्रेरित व्यवहार है तो हम जब तक हमारा गोल नहीं मिल जाता हम कंटिन्यू उस काम को करते रहेंगे। जैसे एक बच्चा होता है, अगर उसके मन में कोई क्वेश्चन है, जब तक उसे आंसर नहीं मिल जाएगा वो कंटिन्यू पूछता ही रहेगा और जब तक उसकी एनर्जी भी कम नहीं होगी। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज़ राइट। पृथक, सेपरेटेड, ऐसा अभिप्रेरित व्यवहार में कुछ नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन? ऑप्शन नंबर 1, यह है विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। इट इज़ स्कूल बेस्ड इवोल्यूशन। इसमें विद्यार्थियों के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स। ये हमारा सही है कि हम उसमें बच्चे के क्या सोशली, मेंटली, फिजिकली सारी चीज़ों को ऐड करते हैं। इसमें निदानात्मक मूल्यांकन सम्मिलित नहीं है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट। ये तो गलत है। हम एफए के बाद अगर बच्चे की कोई गलती होती है तो हम उसको डायग्नोस करते हैं, उसका निदान भी करते हैं और उसका उपचार भी करते हैं, ताकि वो उस चीज़ को सीख सके और उसके उस पक्ष में वो पूर्णता हासिल कर सके, उसको एक प्रोफेंसी आ सके। इसीलिए तो हम डायग्नोस करते हैं बच्चे की कहाँ कहाँ गलती थी, क्या नहीं था। इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रविधियों में प्रयोग की जाती है। ये भी सही है। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल टेक्निक्स आर यूज्ड फॉर इट। इसका मतलब हम इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट, बिकॉज ये इसमें इंक्लूडेड होता है CCA में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, गैने द्वारा प्रस्तावित अधिगम का पदानुक्रमिक उच्चतम स्तर है। द हाइएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन हायरार्की प्रपोज्ड बाय गैगने इज? समस्या समाधान अधिगम, सिद्धांत अधिगम, संप्रदाय अधिगम, कौशल अधिगम, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, प्रिंसिपल लर्निंग, कॉन्सेप्ट्स लर्निंग, स्किल लर्निंग। तो जो सबसे उच्चतम होगा वो हमारा क्या होगा? क्रिएटिविटी होगा। अगर क्रिएटिविटी होता तो इसका मतलब हम खुद प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो यहाँ पे सही होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, समस्या समाधान अधिगम। इसका एक क्वेश्चन ऊपर भी आया था जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमसे स्टेप पूछे गए थे। तो गैने के इसमें 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, आप ये नोट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। आंतरिक अभिप्रेरणा क्या होती है? जो बच्चा खुद से मोटिवेटेड हो, जिसमें बाहर कुछ भी ना लगाओ। दुश्चिंता, एंजाइटी, ये भी हमारी आंतरिक है, ये हमें बाहर से नहीं मिलती। उपलब्धि की आवश्यकता, नीड फॉर अचीवमेंट, ये खुद की नीड है, ये भी हमारे अंदर से ही आएगी, आंतरिक होगी। आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ एस्पिरेशन, ये भी बच्चे के अंदर खुद ही आ सकता है, सामने वाला क्रिएट नहीं कर सकता। नेक्स्ट है प्रशंसा, प्रेज, ये हमारा बाह्य है या फिर हम बोल सकते हैं कि बाहरिक है। क्यों? क्योंकि प्रशंसा हमें दूसरे से मिलती है, हम खुद अपनी प्रशंसा नहीं कर सकते हैं। टीचर्स देते हैं गुड बॉय, गुड गर्ल, या फिर हमारे फ्रेंड्स दे सकते हैं, क्लासमेट्स दे सकते हैं, रिलेटिव दे सकते हैं, वेरी गुड बच्चे, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये हमारा क्या है? एक बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चरण वांछनीय नहीं है? टू मीट द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ लर्नर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड? व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन करना, व्यक्तिपरक अनुदेशन देना, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, विशिष्ट प्रतिभाओं की पहचान करना।
अब देखो, अगर हम इंडिविजुअल डिफरेंस लर्नर के देख रहे हैं तो हम उसकी विशिष्ट प्रतिभाओं को तो देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेशल टैलेंट्स, क्योंकि हर बच्चे में अलग अलग टैलेंट्स होते हैं। कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई डांस में अच्छा है, कोई स्विमिंग में अच्छा है, कोई स्टडी में अच्छा है। सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, ये थोड़ा सही नहीं है। हम किसी बच्चे के इकोनॉमिक स्टेटस पर क्यों जाएंगे? अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कैसे परिवार से है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। व्यक्तिपरक अनुदेशन, ये हम देखेंगे, हर बच्चे के अलग अलग हो सकते हैं। व्यक्तियों की योग्यताओं का सही आकलन, ये भी हमें बहुत करना ज़रूरी है कि अलग अलग बच्चे की अलग अलग योग्यता हो सकती है, तो हमें हर बच्चे के अंदर जानना है कि किसके अंदर कौन सी एबिलिटी अच्छी है, किसके अंदर क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक आर्थिक स्तर की पहचान करना, क्योंकि हम किसी भी बच्चे को उसके इकोनॉमिक स्टेटस से जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। बस 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, फिर हमारी ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी। विकास के पक्ष जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से विकसित होते हैं? द डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट सच एज फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल एंड डेवलपमेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, यानी कि जो डेवलपमेंट में सारे के सारे हमारे पक्ष आते हैं, सारे के सारे हमारे क्षेत्र आते हैं, डोमेन्स आते हैं, ये किसके अंदर आते हैं? पार्शली होते हैं, रैंडमली होते हैं, डिस्ट्रिक्टली होते हैं प्रत्यक्षा से, या फिर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा होगा होलिस्टिकली, संपूर्णता से। तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक साथ आती हैं, होलिस्टिकली आती हैं, रैंडमली नहीं आती हैं, पार्शली नहीं आती। पार्शली आएंगी तो आधी आएंगी, आधी नहीं आएंगी। सेपरेटली भी नहीं आती हैं। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन नंबर 4, इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिकली, एक साथ और सारी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है और यह अंतर्ज्ञान पर आधारित है, न कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था कहलाती है। अगर कोई टीचिंग एग्जाम हो और पियाजे ना हो तो पेपर हमारा कैसा लगता है? अधूरा अधूरा लगता है। तो फाइनली पियाजे सर आ चुके हैं। Reasoning of child is not logical and is based on intuition rather than on systematic logic. According to Piaget, this stage of cognitive development is called sensory motor period, पूर्व क्रियात्मक काल, मूर्त क्रियात्मक काल, औपचारिक क्रियात्मक काल। तो ये हमारी कौन सी स्टेज होगी? प्री ऑपरेशनल पीरियड, क्योंकि वहाँ पे जो बच्चे की रीजनिंग होती है वो इलॉजिकल होती है। रीजनिंग बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं होती है, वो डेवलप ही नहीं हो पाती है वहाँ तक, ठीक है। तो उसके जो भी हमारे तर्क होते हैं, जो भी उसकी बहस होती है, वो सारी इलॉजिकल होती हैं, उसके खुद के ज्ञान पर डिपेंड होती है। उसके अकॉर्डिंग जो सही है वो सही है, वो उसी को सही मानता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता वंचित बालक की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसएडवांटेज चाइल्ड? जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की अपर्याप्तता को झेलना, आधारभूत और सार्वभौमिक अधिकार प्रदान करना, भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, उसकी स्वाभाविक दर से विकास के अवसरों से वंचित रखना। भावी मनोशैक्षिक समस्याओं का संकट, ये हमारा वंचित बालक की कोई भी विशेषता नहीं है। हाँ, अगर बच्चे को उसकी जो नीड है, स्पेशल नीड होती है बच्चे की, जो कॉमन प्राइमरी नीड होती है, उनसे अगर उसे वंचित रखा गया है, अगर उसने उनमें सफ़र किया है, तो ये हमारी क्या है? एक डिसएडवांटेज चाइल्ड की विशेषता है। प्रोवाइड द बेसिक एंड यूनिवर्सल राइट्स, ये भी है। डिनाइड द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो नॉर्मली एट हिज हर ऑन रेट, अगर उसकी हमने विकास की स्वाभाविक दर से वंचित रखा है तो ये भी हमारी एक वंचित वाले की विशेषता है। लेकिन रिस्क फॉर फ्यूचर साइको एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, ये कोई भी वंचित बालक की विशेषता नहीं है, रिलेटेड ही नहीं है उससे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? जैसा मैंने कहा था, ये बहुत फेमस है इंटेलिजेंस में। अगर बुद्धि टॉपिक आ रहा है और ये ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका बहुत इजी है। हु वाज प्रोपाउंडर ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी फ्रेम्स ऑफ माइंड थ्योरी? हॉवर्ड गार्डनर। बाकी सब पे तो जाना ही नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे एक और दे रखा है, जेपी गिलफोर्ड, इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, SOI 180 टाइप्स एलिमेंट्स बताए थे। नेक्स्ट है 29।
अधिगमकर्ताओं के सतत और व्यापक मूल्यांकन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? Which of the following statement is correct about the continuous and comprehensive evaluation of learner? Summative assessment is called formal assessment. Summative assessment is called informal assessment. Summative assessment is during the instructional procedure. Summative assessment emphasizes on diagnostic difficult of students. संकलित आकलन औपचारिक आकलन है, दैट इज़ ट्रू। जो समेटिव असेसमेंट होता है वो फॉर्मल है। इनफॉर्मल तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि हम स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने के लिए, और अगर बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसकी क्या होती है, फॉर्मल एजुकेशन होती है। इनफॉर्मल से तो वहाँ नाम ही कट गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 तो ऑलरेडी कट गया। समेटिव असेसमेंट इज ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर, गलत। अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो वहाँ पे हम एफ ए का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे एक बार को रचनात्मक आकलन लिखा होता या फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट लिखा होता तो हम एक बार को सही मान लेते, लेकिन समेटिव असेसमेंट में तो ऐसा होता ही नहीं है। नेक्स्ट है, संकलित आकलन विद्यार्थियों की कठिनाइयों के निदान पर बल देता है, ये भी गलत है। ये कौन करता है, हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट में ये सब आता है। रचनात्मक आकलन में जहाँ पे बच्चे के यूटी लिए जाते हैं, FA1 FA2 लिए जाते हैं, उसके बाद उसमें जो जो कमियां आती हैं उनको डायग्नोस किया जाता है और उसके बाद फिर उनका उपचार किया जाता है। तो ये भी फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक पार्ट है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। समेटिव असेसमेंट इज कॉल्ड फॉर्मल असेसमेंट। जो संकलित यानी योगात्मक आकलन है वो हमारा औपचारिक आकलन होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अधिगम की कौन सी परिस्थिति बाल केंद्रित शिक्षा पर आधारित नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ लर्निंग इज नॉट बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन? बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? जहाँ पे बालक एक्टिव होता है, बच्चे के अकॉर्डिंग सारी शिक्षा दी जाती है, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के मैच्योरिटी लेवल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है समस्या आधारित, प्रॉब्लम सॉल्व, ये चाइल्ड सेंटर्ड है क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी। डिस्कवरी, यहाँ भी बच्चा लर्निंग बाय डूइंग करके सीखेगा। गाइडेड डिस्कवरी, यहाँ भी बच्चा एक्टिव होगा, लेकिन डिमॉन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन, यहाँ पे बच्चा एक्टिव नहीं होगा, साइलेंट बैठा रहेगा, उसके सामने कुछ चीज़ें प्रदर्शित की जाएंगी, उससे वो सीखेगा। तो हमारी ये वाले जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 इज़ राइट। बाकी जो 3 दे रखी हैं वो हमारी तीनों कैसी हैं, चाइल्ड सेंटर्ड हैं। बच्चा वहाँ पे खुद करके सीखेगा, लर्निंग बाय डूइंग होगी, और जिससे वो और अच्छा सीख पाएगा। तो ये हमारे 30 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर आपको ऐसी ही और वीडियो देखनी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर किसी भी क्वेश्चन से कोई क्वेरी है या आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।